कक्षा 11 भूगोल के छात्रों का आज चौथा अध्याय महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण है। ये अध्याय का नाम है महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आज की स्थिति में महाद्वीपों और महासागरों का वितरण इस प्रकार है। इस पूरी पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल तथा शेष भाग यानी 71% भाग पर जलराशियां पाई जाती हैं। प्रश्न ये उठता है कि इनका वितरण कैसे हुआ। तो इसके वितरण को समझाने के लिए एक सिद्धांत है वेगनर जी का, जिसका नाम है महाद्वीपों के वितरण से संबंधित उनका एक सिद्धांत है, जिसका नाम है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग में ये सारे धरातल जो आप देख रहे हैं ये सब एक जगह स्थिर थे और वो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ स्थिर थे। वेगनर का मानना है कि क्रिटेशियस युग में इसमें विभाजन हुआ। इससे पहले ये समझ लें कि जब ये सारे भूमि एक जगह स्थिर थे तो वेगनर ने उसे पैंजिया कहा और पैंजिया के चारों तरफ जो जल राशि थी उसे उन्होंने पैंथालासा कहा। क्रिटेशियस युग में जब ये स्थल मंडल टूटे तो वो पहले दो खंडों में टूटे। उत्तर का भाग लारेशिया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर ये लारेशिया और गोंडवाना लैंड भी टूट करके ये प्रवाहित हो गए और आज की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ये मान्यता है या प्रश्न उठा कि इनके प्रवाह का कारण क्या है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में इनके प्रवाह का क्या कारण है कि महाद्वीप प्रवाहित हुए। तो वेगनर महोदय ने इसके लिए दो बल बताया। एक तो पृथ्वी के घूर्णन गति और दूसरा ज्वारीय बल। तो वेगनर ने कुछ साक्ष्य भी दिए कि नहीं, ये पहले एक जगह थे फिर टूट के अलग अलग भागों में हुए। तो इस सिद्धांत का आइए हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि ये जो यस आप अगर जानते होंगे, ये अटलांटिक महासागर देखो यस आकार का है। तो वेगनर ने माना कि अगर इसको सटा दिया जाए तो लगभग ये इसमें फिट हो जाएगा। कौन? यानी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों मिलकर फिट हो जाएंगे। आप नीचे ये देखिए, दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील का भाग उठा हुआ है, ठीक इसके सामने अफ्रीका में उतना भाग धंसा हुआ है। तो ये इसमें फिट हो जाता है।
इसको उन्होंने एक नाम दिया, वेगनर महोदय ने, जिग सा फिट, यानी जो ये फिट हो जाता है इसका नाम दिया जिग सा फिट। तो ये इनका कहना है कि ये जिग सा फिट ये साबित करता है कि ये दोनों महाद्वीप किसी समय एक स्थान पे थे। दूसरा साक्ष्य उनका ये है कि ये जो तट है अफ्रीका का पश्चिमी तट और ये दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट के जो शैल हैं उनकी बनावट भी समान है। उनका मानना था, उन्होंने साक्ष्य भी दिया कि इन दोनों तटों पर पाए जाने वाले जीवाश्म भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो इनकी इस मान्यता को बल मिला, परंतु इन्होंने जो महासागरों के बीच कटक हैं उनकी व्याख्या न कर सके और जो महासागरों का आकार है, जो उनकी बनावट है, उसका भी व्याख्या वो नहीं कर सके। आइए पॉइंट टू पॉइंट इसका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ये अध्याय 4 है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों के निर्माण हुआ, किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज हैं उस रूप में पहले नहीं थे। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि निर्माण के आरंभिक दौर में सभी महाद्वीप इकट्ठा थे। जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने इस क्रम में 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे जिन्हें उन्होंने पैंजिया कहा, तथा इसके चारों ओर महासागर था जिसे पैंथालासा महासागर कहा गया। यह भूखंड कई प्लेटों से मिलकर बना हुआ था। कालांतर में ये प्लेटें संचरित होकर अपने स्थान से खिसक गई, जिससे आज के महाद्वीप एवं महासागर बने। इनके खिसकने के क्रम में दबाव बढ़ने के कारण कई बलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ, जैसे रॉकी, एंडीज और हिमालय। तो महाद्वीप ये इनके सिद्धांत में जो पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी जो इन्होंने बल बताया है, इसकी आलोचना हुई है। तो कि उसके प्रवाह से पहली बात की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि पूरे स्थल को यानी महाद्वीप को खींच सके और उसके प्रवाह से पर्वत निर्माण हो। इस तरह की तमाम आलोचनाएं हैं, लेकिन उन सबको दरकिनार करिए। आप सिर्फ ये जानिए कि इनके सिद्धांत में ये चीज़ है कि सारा स्थल मंडल या सारा महाद्वीप जो कई खंडों में था सब एक जगह था और ज्वारीय बल और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वो छिटक गए और इस तरह आज की स्थिति में वो विद्यमान है। तो पैंजिया, जिसको इन्होंने कहा पैंजिया, इन्होंने कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया की कल्पना की, क्रिटेशियस युग में उसके टूटने की क्रिया को बताया और आज की स्थिति में भी ये है कि महाद्वीप कुछ न कुछ खिसक रहे हैं। इसके भी साक्ष्य मिले हैं। सबसे ज़्यादा खिसकने वाला जो
प्लेट है या जो भाग है वो ग्रीनलैंड है, जो तेज़ी से पश्चिम की तरफ खिसक रहा है। तो चलिए आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कब किया था? ये अभी आपने पढ़ा, जर्मन मौसमविद। हाँ, ये इसको जो है कभी कभी ये पूछता था अल्फ्रेड वेगनर क्या थे, तो वो मौसमविद थे, भूगोलविद नहीं थे। भूगोल में मौसम पे ज़्यादा उनका फोकस था। तो वो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही हुआ, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब दूसरा है पैंजिया एवं पैंथालासा क्या है? तो पैंजिया आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे जिन्हें पैंजिया कहा जाता था। पैंथालासा क्या था? उसके चारों तरफ विस्तृत सागर जो है, महासागर जो है, वो पैंथालासा कहा जाता था या कहा गया। मध्य महासागरीय कटक क्या है? तो मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण की तरफ दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है जो महासागरीय जल में डूबी हुई है। ये अभी आपने जो फिगर देखा था उसमें जो अटलांटिक महासागर या सागर का है, उसमें आप ध्यान देंगे तो उत्तर से दक्षिण तक हल्की लाइन ये मध्य महासागरीय कटक की दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? इसको कभी कभी अग्निबलय के नाम से भी पूछता है कि अग्निबलय क्या है या रिंग ऑफ फायर क्या है। तो आप यही समझिएगा कि प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला पाई जाती है जिसे रिंग ऑफ फायर या अग्निबलय कहते हैं। तो प्रशांत महासागर देख लीजिएगा कहाँ कहाँ उसके किनारा है। तो प्रशांत महासागर का जो किनारा शुरू होता है वो आप ले लीजिए, वो कमचटका पठार से, फिर ये आइए जापान, फिर चीन का तट, फिर फिलीपींस, और ये आपका इंडोनेशिया से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया को पार करते हुए ये किनारा, और इसका पश्चिमी किनारा जो है वो पश्चिमी अमेरिकी महाद्वीप का किनारा होते हुए वो एक वलय के रूप में दिखाई पड़ता है जिसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत में प्लेट से क्या तात्पर्य है? महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस व अनियमित आकार का विशाल भूखंड जो एक दृढ़ इकाई के रूप में है, प्लेट कहलाती है। कहने का मतलब महासागर हो या महाद्वीप हो, वो एक ऐसे दृढ़ भूखंडों से बने हुए हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो प्लेट कहलाते हैं। और इनमें गति भी होती है, वो आगे बताएंगे। इनकी गति होती है अभिसारी, अपसारी या पार्श्ववर्ती। तो अपसारी से निर्माणकारी शक्तियाँ काम करती हैं, अभिसारी से विनाशात्मक शक्तियाँ काम करती हैं, और पार्श्ववर्ती खिसकाव से संरक्षित कार्य होता है, इसे संरक्षित किनारा भी कहा जाता है। तो इस तरह से होता है कि अपसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा, ये आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ इतना जान लीजिए कि ये जो सागर महासागर महाद्वीप हैं
वो जो है अनियमित ठोस आकार के पिंड हैं और जो एक दूसरे से अलग हैं, वो प्लेट कहलाती हैं। और रूपांतरण सीमा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, दो विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं, किंतु नई पपड़ी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इस तरह की सीमा को रूपांतर सीमा कहते हैं। इसी को हम संरक्षी प्लेट किनारा कहे थे, वही चीज़ है रूपांतरण सीमा या संरक्षी प्लेट किनारा। अब अगला प्रश्न है, प्लेसर निक्षेप से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, नदियों की तली में खनिजों और अवसाद के रूप में निक्षेपित प्लेसर निक्षेप कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत नदियों की तली में सोने के भी निक्षेप मिलते हैं। तो इसका स्पष्ट हो गया कि नदियों के तली में जो खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेप होता है, उसे प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। वो सोना भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, टीलाइट से आप क्या समझते हैं? तो टीलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में टीलाइट पाए जाते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। भारत के अलावा यहाँ भी मिलते हैं। कैसी चट्टानें? टीलाइट चट्टानें। ये अवसादी चट्टानें होती जो हिमानी निक्षेप से बनती हैं। लेमुरिया से आप क्या समझते हैं? लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म, ये लेमुरिया एक जीव है, प्रजाति है, जीव प्रजाति, जिसका जीवाश्म जो है भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड की उपस्थिति को स्वीकारा है, जिसे वे लेमुरिया कहते हैं। यानी लेमूर प्रजाति के जीवाश्म जहाँ जहाँ पाए गए, उनको मिला करके पूरी भूमि को लेमुरिया कहा गया। तो वो कौन कौन से? भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका। दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका और यूरोप तथा अफ्रीका के आपस में जुड़े होने की संभावना सर्वप्रथम किसने प्रकट की थी? तो ये याद रखना कि अब्राहम आर्टेलियस ने 1596 ईस्वी में ही यह आशंका जाहिर कर दिया था कि सभी महाद्वीप एक जगह थे। पंजिया के विभाजन से कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? तो जो उत्तर में टूटा वो लारेसिया और जो दक्षिण में टूटा वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ये दो बड़े भाग अस्तित्व में आए। महाद्वीपों में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया गया, बताइए। सन 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था, जिसमें तटों का साम्य एकदम सही साबित हुआ था। वो जो हमने बताया था जिग फिट, उसी के बारे में ये कह रहा है। प्रश्न 13, वे कौन सी भौगोलिक खोजें थी जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को खारिज कर दिया? उत्तर, महासागरीय धरातल का मानचित्रण व बनावट। नंबर 2, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। और नंबर 3 था सागरीय आधा स्तर का विस्तार। तो इन 3 बिंदुओं पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को खारिज कर दिया गया था। पोलर फिलिंग बल, पोलर फिलिंग फोर्स किसे कहते हैं?
पोलर फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। यानी जो घूर्णन से जो बल उत्पन्न होता है उसी को पोलर फ्लिंग बल कहा जाता है। महाद्वीपीय साम्य से क्या तात्पर्य है? महाद्वीपों की सीमाओं यानी बाउंड्रीज में एक रूपता जिग्सा फिट दिखाई देता है। यदि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका की सीमाओं से मिला दिया जाए तो इन सीमाओं में काफ़ी हद तक एक रूपता दिखाई देती है, वही जिग्सा फिट। 16 मेंटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने का क्या कारण है? पृथ्वी के जो मेंटल यानी क्रस्ट के नीचे का भाग और कोर के ऊपर का भाग, उसमें संवहन धाराओं के एक्टिव होने का क्या कारण, एक्टिव रहने का क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि मेंटल में संवहन धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों के उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती हैं। पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण ही संवहन धाराएं चलती हैं। इसमें पूछा है आरंभ होने और बने रहने का क्या कारण है? तो आरंभ होने का कारण तो इससे स्पष्ट है कि रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण एक्टिव होता है। लेकिन बना क्यों रहता है? क्योंकि जब संवहन धाराएं नीचे से रेडियो एक्टिव तत्वों से चलती हैं तो ऊपर की तरफ आती हैं और ऊपरी मेंटल में आकर के वो ठंडा हो जाती हैं और पुनः वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। पुनः नीचे से रेडियो एक्टिव तत्वों से ताप प्राप्त करके पुनः वो जो है ऊपर की तरफ आ जाती हैं। तो इस तरह ऊपर नीचे वो हमेशा चलती रहती हैं और बनी रहती हैं। लघु उत्तरी प्रश्न, वो अति लघु उत्तरी थे, अब लघु उत्तरी। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया? इसको हमने बताया था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण हैं। पहला कारण है पोलर फ्लिंग बल, यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। नंबर 2 ज्वारीय बल। ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो सका। नंबर 2 भूकंप व ज्वालामुखी का विश्व में वितरण स्पष्ट करें। भूकंप तथा ज्वालामुखी की मुख्य 3 पेटियों के बारे में बताइए। तो नंबर 1 अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के समानांतर भूकंप एवं ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है जो आगे हिंद महासागर तक जाती है। और दूसरा क्षेत्र है अल्पाइन से हिमालय श्रेणियों और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप फैला हुआ है। तीसरा जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर के किनारे किनारे एक वलय के रूप में जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये क्षेत्र भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट विवर्तनी की अवधारणा प्रस्तुत की। इनके अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटों एवं कुछ छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल पर दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। यह दुर्बलता मंडल मतलब वही मेंटल है। कहने का मतलब सियाल से बना हुआ महाद्वीप सीमा पर चलायमान है क्षैतिज रूप में। ये प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का मानना है।
अगला प्रश्न है, अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपसारी सीमा क्या होती है? इनमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। इसमें नई पपड़ी का निर्माण होता है। इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। इसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। अपसारी का मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे तो उन प्लेटों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ जगह या खाई बनेगी और उसी खाई में पृथ्वी के अंदर से मैंटल से मैग्मा आकर के उस स्थान को भर देता है और वहाँ नए भूमि का निर्माण होता है, जिसका उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। इस तरह के तमाम उदाहरण सागरों में पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी कटक पाए जाते हैं। अभिसरण सीमा, इसमें दो प्लेट एक दूसरे के समीप आती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और वह पपड़ी नष्ट हो जाती है। इसे प्रविष्टि क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट हैं। अब इसमें भी देखिए, अभिसरण मतलब जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो टकराएंगी और टकराएंगी तो जो प्लेट जो है हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी और जो प्लेट भारी होगी वो नीचे घुस जाएगी। तो इस तरह वहाँ क्या होता है, किनारे नष्ट होते हैं और भूकंप ज्वालामुखी की पेटी वहाँ बन जाती है। नंबर 5, विवर्तनिकी प्लेटों को संचालित करने वाले बलों के अध्ययन में संवहन धारा सिद्धांत क्या कहलाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, विवर्तनिकी में संवहन धारा का बहुत बड़ा रोल है। विवर्तनिकी सिद्धांत ने संवहन धारा के सिद्धांत को अपना लिया है, उसमें अपने सिद्धांत में शामिल कर लिया है। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने प्लेटों के संचलन में लगने वाले बल के रूप में संवहन धाराओं के प्रवाह की संभावना व्यक्त की थी, जिसका बाद में हेस ने समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ में तापमान में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के दो माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अपशिष्ट ताप। भूगर्भ का उष्ण पदार्थ धरातल तक पहुंचता है, ठंडा होता है और फिर गहराई में जाकर के नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसी को संवहन प्रवाह कहते हैं। अब आइए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, विवरण दीजिए। तो कुछ तो हमने बताए हैं और कुछ अभी एक क्रम से और सिस्टमेटिक ढंग से आप समझ लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं। नंबर 1, महाद्वीपों में साम्यता यानी जिग्सा फिट। यदि हम महाद्वीपों के आकार को ध्यान में देखें तो पाएंगे कि इनके आमने सामने के तट रेखाओं में अद्भुत साम्यता दिखाई देती है। नंबर 2, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। वर्तमान में जो महाद्वीप एक दूसरे से दूर हैं उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर वह 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राज़ील तट पर और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में एक साथ थे। तीसरा पॉइंट है टिलाइट। ये हिमानी निक्षेप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं। ये निक्षेप के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल में एक साथ होने का प्रमाण है। और प्लेसर निक्षेप, ये भी आप जानते हैं, नदी के तलहटी में जो खनिज निक्षेप होता है।
सोना युक्त सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेसर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी एक जगह थे। नंबर 5 है जीवाश्मों का वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवाश्म मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका है कि जहाँ पाए जाते हैं उस तरह के जीव, वो कभी वहाँ भी रहा, वो स्थल मंडल कभी वहाँ रहा होगा। इससे यही इसका अर्थ निकलता है। अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में मूलभूत अंतर क्या है? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहा गया, वेगनर ने यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने पंजिया नाम दिया। वेगनर का विचार था कि पंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुई। लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण कर लिया था। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल से बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। उस समय विद्वानों का यह विचार था कि महासागरीय भूपर्पटी बैसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है। आर्थर होम ने सन 1928 ईस्वी में बताया कि भूगर्भ में ताप के अंतर होने के कारण संवहनी धाराएं चलती हैं जो प्लेट को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती हैं और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा करती हैं। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इन दोनों सिद्धांतों में ये अंतर है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मानता है कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक स्थान पे थे, बाद में में विस्थापन हुआ और वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। और जबकि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है पूरी धरातल की स्थिति एक जगह न मान करके प्लेटों के रूप में बिखरी हुई माना, जिसमें क्षैतिज संचलन होता रहता है और होता रहा है और होता रहेगा। ये अंतर हो जाएगा। नंबर 3, महासागरीय अधःस्थल के मानचित्रण से कौन सी उच्चावच संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई हैं? कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताइए। तो महासागरीय धरातल पर जलमग्न पर्वत, कटकें, गहरी खाइयां जो महाद्वीप के किनारे पर स्थित हैं। महाद्वीप सागरीय कटक ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सर्वाधिक सक्रिय पाई जाती है। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण से यह तथ्य साफ कर दिया गया है कि महासागरों के नितल की चट्टानें 20 करोड़ वर्ष पुरानी हैं, जबकि महाद्वीपीय हिस्से पर पाई जाने वाली कुछ एक पुरातन चट्टानें 300 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। महासागरीय कटक के दोनों ओर की चट्टानें जो कटक से समान दूरी पर स्थित हैं, उनकी आय और संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। तो इसका प्रश्न था, अधःस्थल के मानचित्रण से कौन सी उच्चावच संबंधी जानकारियाँ? तो ये सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। नंबर 4 प्रश्न है, सागरीय अधःस्थल के विकास की परिकल्पना का वर्णन कीजिए। उत्तर, महासागरीय अधःस्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हेस ने प्रस्तुत की। ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बताया। हेस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष
पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेद से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ एवं नवीन लावा इस दरार को भरकर महाद्वीपीय परपटी को दोनों ओर ढकेल रहा है। इस तरह महाद्वीपीय अधः स्तर का विस्तार हो रहा है, यानी महाद्वीपीय जो तली है उसका विस्तार हो रहा है। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना तथा साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के निक्षेप की बात कही। उनके अनुसार अगर मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन परपटी की रचना होती है तो दूसरी ओर महासागरीय गर्गों में परपटी का विनाश होता है, जिससे स्थिति साम्य रहती है। एक तरफ बढ़ता है तो एक तरफ नष्ट होता है। पांचवा है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार 7 प्रमुख एवं कुछ छोटी प्लेटें कौन सी हैं। तो पहले देख लो 7 मुख्य प्लेटें क्या है। अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। ये जो है मुख्य प्लेटें हैं। और जो छोटी प्लेटें हैं उसमें है कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट। प्रश्न 6 प्लेटों की सीमाएं किस प्रकार सीमांकित होती हैं, बताइए। प्लेटों का किनारा कैसे आप समझेंगे, कैसे वो सीमांकित होती हैं, कैसे जानते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है। उत्तर है प्लेट सीमाओं का सीमांकन इस स्थल रूपों से किया जाता है। नंबर 1 नवीन बलित पर्वत श्रेणी, जहाँ नवीन बलित पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको एक किनारा मान लिया जाता है। समुद्री खाइयाँ, जहाँ समुद्री खाइयाँ हैं उसको मिला लिया जाता है किनारे से। और तीसरा है भ्रंश, तो इससे जो है किनारे पहचाने जाते हैं कि यहाँ जो है प्लेट के किनारे हैं। नंबर 7 वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में क्या अंतर है। ये दोबारा वही आ गया। वेगनर की संकल्पना केवल महाद्वीपों के गतिमान बताती है, जबकि महाद्वीप का एक स्थल मंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। वेगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीप एक संगठित रूप पंजिया मौजूद था, जबकि बाद में खोज से साबित हुआ कि महाद्वीपीय खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है भूवैज्ञानिक काल से पर्यंत गतिमान थे तथा पंजिया के विभिन्न महाद्वीपीय खंड के अभिसरण से बना था और यह प्रक्रिया प्लेटों के निरंतर चलती रहती है। तीसरा है वेगनर का सिद्धांत महासागरों की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि प्लेट विवर्तनी के कारण इसकी व्याख्या होती है। ये कमजोरी हमने वेगनर के सिद्धांत में ही बता दिया था कि ये कमजोरी है। वेगनर के सिद्धांत महासागरीय तली के चट्टानों की नवीनता व महाद्वीपीय शैलों के अति पुरातन की व्याख्या नहीं कर पाती है, ये भी नहीं कर पाती है। वेगनर का सिद्धांत महाद्वीप के गतिमान होने के लिए ध्रुवीय फ्लिंग बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना, जबकि ये दोनों बल महाद्वीपों के सरकाने में असमर्थ थे। प्लेटों की गति का कारण दुर्लभ मंडल में चलने वाली संवहनी धाराएं हैं, इससे प्लेटें गतिमान होती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वेगनर में और प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी में क्या क्या अंतर हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय विवर्तनी प्लेट का संचलन आज भी जारी है, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। भारतीय विवर्तनिक प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीप भारत तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणी के साथ साथ विस्तृत प्रविष्टन क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन्स हैं। यह महाद्वीपीय अभिसरण सीमा के रूप में है। इसका पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल यानी स्प्रेडिंग फ्लोर है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में है। पूर्वी दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में यह जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के किरधर श्रेणी का अनुसरण करती है। आगे यह मकरान तट से होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर की द्रोणी जो एक विस्तारित तल है से जा मिलती है। भारतीय और आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है जो कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल से मिल जाती है। इसमें विस्तारित तल का मतलब जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है वो विस्तारित तल है, और अभिसरण सीमा वो है जहाँ दोनों मिलती हैं। तो अभिसरण सीमा वहाँ होगी जहाँ जहाँ बलित पर्वत होंगे, और जहाँ जहाँ समुद्री द्रोणियाँ खाइयाँ कटक होंगे वो विस्तारित सीमा के साथ होंगे। इन सभी सीमाओं पर भूकंपीय घटना एवं ज्वालामुखी क्रियाएं आज भी जारी हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि इस प्लेट में संचलन जारी है। तो इस प्रकार आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, भूकंप का वितरण है, ये चौथा चैप्टर जो आपका महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण है वो समाप्त हुआ। अगला चैप्टर अगले वीडियो में।